नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया है। मोदी जी बदल गए, एकदम बदल गए और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो शुरू से थे, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको कभी पसंद नहीं थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे अपने दोस्तों को संकट में डालना शुरू कर दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी से छिपा नहीं है अडानी, अंबानी और दूसरी चीज़ों का उनका मामला। और उस सब के बीच में जो कुछ नई चीज़ें हो रही हैं वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि हो ना हो कहीं ये मोदी जी का डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी किसी और धारा के आदमी हैं और वो किसी और तरफ जा रहे हैं। ये पूरा मसला क्या है इसको आज समझेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो बदलाव आया है इससे आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। दान दक्षिणा देने का विचार हो तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी आपको अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। भारत में रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। जी, आपने ठीक सुना। भारत में रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं और अब एक करेक्शन के साथ भारत में रिलायंस के पेट्रोल पंप एक बार फिर बंद होने वाले हैं। 2018 में भी इन पेट्रोल पंपों पे ताला लग चुका था और अब दोबारा से परिस्थितियां वही खड़ी हो गई हैं। आप अगर पीछे जाएं तो मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोलियम कंपनियों ने एक नई सरकार पेट्रोलियम नीति लाई थी और जिसमें पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म कर दी जानी थी। इस नीति के तहत सब्सिडी खत्म करनी शुरू हुई और 50-50 पैसे करके डीजल और पेट्रोल से सब्सिडी हटाई गई ताकि मार्केट में रेट बगैर सब्सिडी का रहे। इसकी एक वजह थी कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको सब्सिडी जब मिलती थी तो सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां जो थीं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इन सबको तो सब्सिडी सरकार से मिलती थी, तो ये सस्ता पेट्रोल बेच पाते थे। और रिलायंस वगैरह को कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी, इसलिए रिलायंस अपना पेट्रोल सस्ते में बेच नहीं सकता था और आखिर में हार कर उसका महंगा पेट्रोल कौन खरीदता, उसको अपने पेट्रोल बंद करने पड़े थे। उसके बाद आया साडा भाई, अपना भाई, गुजराती भाई। ये विचार मन में धारण करके रिलायंस ने अप्रोच किया होगा या मोदी जी ने खुद सोचा होगा कि भाई अगर आप ओपन इकोनॉमी हैं, ये सोचने की बात भी है, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। कंपनी सरकार की है, प्राइवेट है, ये भेदभाव करने का अधिकार सरकार को नहीं है। या तो उल्टा भेदभाव करेंगे, अपनी ही BSNL डुबोलेंगे, और या फिर ऐसा करेंगे। तो हुआ ये कि अभी हाल में चुनाव के समय से लगातार, पहले कोरोना काल में रिलायंस का पूरा डब्बा गोल हो गया था। जब मूवमेंट ही नहीं होगी, गाड़ी ही नहीं चलने दोगे तो पेट्रोल कहाँ खर्च होगा। उसके बाद में दूसरा कांड ये हुआ कि ये चुनाव आ गया। अब चुनाव में मोदी जी की बदनामी ना हो इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ने से रोक दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का ऑयल का रेट बढ़ता जा रहा है, कच्चे तेल का, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, दूसरी वजह हो। अब एक तरफ दाम बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार दाम नहीं बढ़ा रही है। अब सरकारी कंपनियां तो इसको झेल लेंगी। कैसे झेलेंगी? क्योंकि सरकारी कंपनियां घाटे में चली जाएंगी तो सरकार घाटे में, और फ़ायदे में जो सरकारी कंपनियां सरकार को डिविडेंड देती हैं, यानी सरकारी कंपनियां जो अपना मुनाफा कमाती हैं उसमें से एक बड़ा डिविडेंड भारत सरकार को देती हैं, जो बजट का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे देश का जो बजट बनता है उसमें बड़ा योगदान होता है। तो आप इधर से घाटे में ले लोगे ऑयल कंपनियों को, वो बजट के टाइम पे आपको पैसे नहीं देंगी। लेकिन रिलायंस के साथ ये स्थिति नहीं है। रिलायंस का कहना है कि 10 से 12 रुपये लीटर रोज़ाना का नुकसान रिलायंस को हो रहा है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, क्योंकि वो इतना सस्ता पेट्रोल और डीजल नहीं बेच सकते।
इसकी वजह से स्थिति ये हुई है कि जो रिलायंस के डीजल पंप हैं वहाँ आप अगर जाएंगे तो 2 बार में से 1 बार आपको वापस लौटना पड़ेगा। आधे टाइम आपको वहाँ तेल मिलेगा, आधे टाइम आपको तेल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिलायंस ने कहा कि भैया हम इतना घाटा नहीं उठा सकते, तो हम आधी सप्लाई ही देंगे, 50% ही सप्लाई देंगे। अब ये 50% सप्लाई पे आधा पंप चल रहा है, आधा नहीं चल रहा है। इस बीच में ये वॉर वाले डेवलपमेंट और आने शुरू हो गए हैं, और उसी बीच में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सरकार ने अब दोबारा से जो दाम बढ़ाने शुरू किए हैं 80-80 पैसे करके, तो ये दाम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे और उसको लेवल पे आने में टाइम लगेगा। लेकिन रिलायंस इतना घाटा झेलने की हालत में नहीं है, और उसने ये कहा है कि हो सकता है कि उसको पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। अगर रिलायंस अपने पेट्रोल पंप बंद करती है तो आप कल्पना कीजिए कि जितने सारे लोग वहाँ नौकरी धंधा पा रहे हैं उनका क्या होगा, और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने रिलायंस के पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट किया हुआ था, मोटा पैसा लगा के। बड़ी सी ज़मीन लगती है पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप खोला, किसी तरह से जाके चालू हुआ, फिर बंद हो गया, फिर चालू हुआ, फिर बंद हो गया, वो यही झेल रहे हैं। और इस पूरे हालात के बीच में एक विचार आपके मन में आता है कि मोदी जी को हो क्या गया। ये वाले मोदी जी तो नहीं लग रहे हैं जो खुले बाज़ार के पक्षधर से सब्सिडी ख़त्म कर दो, खाद की सब्सिडी मत लो, दूसरी चीज़ों की सब्सिडी मत दो, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। और अब तो वो सब्सिडी दे रहे हैं। जो आदमी सब्सिडी को मुफ्तखोरी बताता हो वो सब्सिडी क्यों दे रहा है और किस वजह से दे रहा है, ये बड़ा स्विफ्ट है सरकार का नीतियों का। इसलिए मैंने कहा कि हो क्या गया है। मैं आपको अमेरिका और रूस वाले में तो कई बार कह चुका हूँ कि अच्छे खासे तो अमेरिका की जेब में बैठे हुए थे, अचानक रूस के सगे कैसे हो गए, ये भी बार बार दिमाग में आता है। और सारी चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये सारी सब्सिडियाँ ख़त्म करके डायरेक्ट अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं। ये गेम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो ज़रूरी गेम है। ये गेम शुरू होता है WTO से। चूँकि हमारा पूरी दुनिया जो है वो ऐसी संस्थाएं बना के देशों को एक तरह से गुलाम बना लिया गया है। वर्ल्ड बैंक सुधारों के नाम पे, समाज सुधार के नाम पे, जन सेवा के नाम पे और दूसरी चीज़ों के नाम पे, बाल शिक्षा के नाम पे अलग अलग तरहों से लोग देशों को कर्ज देता है और उसके कारण उनका कानून मिटता है। और आपका जो IMF है वो देशों को मुसीबत में लोन देता है और उनकी राजनीति से लेकर उनकी सारी नीतियां बदलवाता है। ये ओपन करो, ये बंद करो, ये सब्सिडी बंद करो, अपना ये राजनीतिक परिवर्तन करो, ये स्टेबिलिटी लाओ, ऐसे लोकतंत्र को ये करो। और तीसरा है WTO, जो दुनिया में चौधरी बना हुआ व्यापार का। अब हमारी चीनी अच्छी खासी बढ़िया से निर्यात होती थी, वो उसने ब्राज़ील ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, अब हमारी चीनी की सप्लाई अटक गई है। अब वो ऑब्जेक्शन क्या लगा था ब्राज़ील वाला, उस पर अगर आप जाएंगे तो ब्राज़ील का कहना था कि भारत अपने किसानों को बहुत सारी सब्सिडी देता है फसल पे, और अब उस सब्सिडी के ज़रिए इनका जो चीनी है इनकी सस्ती हो जाती है और हमारी कोई ख़रीदता नहीं है। इस लॉजिक को लेकर वो बार बार तरह तरह से आपके देश की सरकारों को मजबूर करते हैं कि वो सब्सिडी ना दें। मनमोहन सिंह लगातार इन दबावों में रहे। उन्होंने फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी कट की। पहले तो उनको जो प्रस्ताव था उसमें साइन ही नहीं करना चाहिए था WTO के, सारा देश विरोध कर रहा था, उसके बावजूद उन्होंने किया। दुनिया भर की महंगी दवाई खरीद रहा आदमी, जो इलाज पहले 500 रुपये में होता था वो आज 5000 में आदमी को नहीं मिल पा रहा है। जो भी है, लेकिन इस बीच में ये WTO की जो दादागिरी है, WTO की दादागिरी हमने ही स्वीकार की है डंकेल प्रस्ताव साइन करके। उनके कारण क्या हुआ है कि अब आप किसान को सब्सिडी नहीं दे सकते, देंगे तो बोलेंगे कि इनका माल सस्ता हो जाएगा। अलग अलग तरह से, तो इसमें सब्सिडी भी 2-3 तरह की होती हैं। एक डायरेक्ट सब्सिडी होती है, एक इनडायरेक्ट होती है कि आपने पता चला कि सड़कें बना दी गांव में अच्छी ताकि उनको फसल की कॉस्ट कम आए, पेट्रोल पंप लगा दिए, तो ये तो मान्य है WTO में। लेकिन ये वाली सब्सिडी मान्य नहीं है कि किसान को आप खाद सस्ती करके दे दो या कुछ और दे दो, तो उसके लिए उनकी बहुत सारी बंदिशें वगैरह वगैरह। तो सरकारों ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने इसका एक तोड़ निकाला था। वो तोड़ ये निकाला था कि सबके अकाउंट खोल दो। ये जो आज मोदी सरकार झंडा लेके घूमती है कि हमने सबका अकाउंट खोल दिया, पर्सनल बैंक अकाउंट खोल दिया, बैंक अकाउंट होना भी देश में एक उपलब्धि हो गई है, उसके पीछे पर्पज़ ये था कि सबके अकाउंट खोल दो और उसके बाद में आप लोगों को इंडिविजुअल को सब्सिडी दो। हम आपको फसल पे सब्सिडी नहीं दे रहे, हम किसान को पैसे दे रहे हैं। भाई इसमें आपको क्या एतराज़ है? हमारे देश का गरीब आदमी, उसको हम पैसे दे रहे हैं।
और उसी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि तरह तरह की सरकार स्कीम लाती है कि स्ववित्त महिलाओं की स्व सहायता समूह हैं, उनको 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी, यानी आपको 5,000 रुपये का एक ऐसा कर्जा जब चाहो ले लो, चुका दो, फिर मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से पीएम किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपये का प्रोविज़न उन्होंने किया है, और बहुत सारी चीज़ें की हैं। इन सारी चीज़ों के कारण अब जो है वो काफ़ी जगहों पे सरकार का जो रवैया है, वो पूंजीवादी सरकार का जो रवैया था मोदी जी का, जो हर चीज़ को मुफ्तखोरी बताते थे, वो रवैया बदल के अब लोक कल्याणकारी सरकार का रवैया होने लगा है, हो गया है नहीं। कई चीज़ों में उनकी वो नीतियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि पेट्रोल में उन्होंने लंबे समय तक दाम को खींच कर रखा। हो सकता है कि वो उसके पीछे उनका चुनाव का लक्ष्य रहा हो या जो भी लक्ष्य रहा हो, लेकिन ये एक बदलाव दिखाई दे रहा है, एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है सरकार में, जो एक नॉर्मल शिफ्ट नहीं है किसी भी सरकार का। कम से कम इसको गाली माना जाता है। और ये जो लाला सेठ, गिरधारी लाल धन्ना सेठ वाली पूंजीपति जो पूंजीवादी व्यवस्था है विश्व की, वो इसको पॉपुलिस्ट कदम बताते हैं और इसका विरोध करते हैं कि लोगों को सहायता मत दो। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें हिंदुस्तान में लेबर सस्ती है, इसको लेके भी बहुत तरह तरह से अमेरिका ने भी हमको घेरा है। लेकिन जो भी वो स्थिति ये है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी लड़खड़ा रही है और सरकार के मन में उसके प्रति कोई भी संवेदना नहीं है। ये पहली बार हुआ है। आप सोच सकते हो कि अंबानी साहब को झटका लगे और रिलायंस और मोदी जी को दर्द ना हो। अब इसकी बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि अब अडानी साहब जो है कंपटीशन में आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ों पे इन दोनों कंपनियों के इंटरेस्ट भी क्लैश कर रहे हैं। अगर वो एक सेक्टर में जा रहे हैं, एग्रो सेक्टर में, तो ये भी जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। हो सकता है प्रेम एक के प्रति ज़्यादा या कम हो, लेकिन ये सब हम अनुमान ही लगा सकते हैं। बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अब रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद होने की नौबत आ गई है। आ क्या गई है, रिलायंस ने ऐलान कर दिया है। और सरकार का रवैया लगातार, जो सरकार सब्सिडी ख़त्म करने की बातें थी, सारी चीज़ें थी, उससे एकदम अलग निकल के सामने आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है ये माने कि ये चुनावों के कारण है, और अगर ये ऐसा है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई आदमी नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर सरकार को ये लगता है कि हम चुनाव सब्सिडी से गरीबों का कल्याण करके गरीबों के लिए योजनाएं लाकर जीत सकते हैं, तो कम से कम ये जो हिंदू मुसलमान मारकाट वाली जो राजनीति होती है, कश्मीर फाइल्स जैसी आधी झूठी आधी सच्ची फिल्में बनाई जाती हैं। अभी एक नया डेवलपमेंट आया कि खून से सान के चावल खाने वाला जो सीन था, वो भुक्तभोगी ने खुद कहा है कि ये झूठा सीन था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो भी है, इस तरह की जो जहर बुझी बातें हैं, उनसे हटके अगर सरकार जनता की भलाई के काम करने लगे, देश में सब लोग फिर मिलजुल के रहने लगें, तो ये बुराई भी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।